खुशामदीद। मैं मोहम्मद इमरान आपकी निसाबी किताब के सबक नंबर 29 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ हम कंप्यूटर की अहमियत के बारे में जानेंगे। इस सबक में कंप्यूटर की अहमियत बताई गई है, कंप्यूटर के आज़ा के बारे में बताया गया है, किन किन हिस्सों से कंप्यूटर की तकमील होती है, मुकम्मल होता है, वो चीज़ें यहाँ पर सिखाई गई हैं, समझाई गई हैं। आज के दौर में कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर के बगैर कोई भी काम होना मुश्किल है। कई काम तो कंप्यूटर के बगैर हो ही नहीं सकते। हर चीज़ में हर जगह कंप्यूटर काम आ रहा है, चाहे हमारी पढ़ाई लिखाई हो, एजुकेशन हो या कोई और बिजनेस वगैरह हो, हर जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़रूरी है, कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। अगर कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं आता तो कामों के अंदर मुश्किलात पैदा हो रही हैं, काम आसानी से नहीं हो रहे। और अगर आपको कंप्यूटर आता है तो आप अपने मुश्किल कामों को भी आसान बना सकते हैं। कई दिनों के काम को आप एक दिन में कर सकते हैं, और ऐसे काम जो इंसानी हाथों से नामुमकिन है या नहीं हो सकते, वो काम भी आप कंप्यूटर की मदद से बहुत जल्दी और कुछ ही वक्त के अंदर आप उसको कर सकते हैं। तो इसके अंदर कंप्यूटर का ज़माना बताया गया है। उन्वान है इसका, आज का अहद और कंप्यूटर। अहद यानी ज़माना। आज के ज़माने में कंप्यूटर की अहमियत बताई गई है और आने वाले ज़माने के हिसाब से भी समझाया गया है आपको कि आपको बगैर देर करते हुए कंप्यूटर सीख लेना चाहिए। कंप्यूटर के बगैर आपका मुस्तकबिल कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी कंप्यूटर के बगैर नहीं कर सकते। हर जगह हर चीज़ के अंदर आपको कंप्यूटर सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। और दुनिया में रहना है, दुनिया के साथ चलना है, कदम से कदम मिलाना है, तो जाहिर सी बात है कि हमें दुनिया की नई टेक्नोलॉजी भी सीखनी पड़ेगी, नए तरीके भी सीखने पड़ेंगे और नए तरीके से हमें चलना भी सीखना पड़ेगा। यहाँ पर इन्हीं तरफ की चीज़ों की तरफ इशारा किया गया है, समझाया गया है हमें, और कंप्यूटर से हमारा शनासी की गई है। ये पहला हिस्सा है जहाँ पर हम कंप्यूटर के बारे में समझेंगे। कुछ नेटवर्किंग के बारे में भी है और कुछ कंप्यूटर की तारीख के बारे में भी चीज़ें यहाँ पर हैं, कंप्यूटर के बारे में चीज़ें हैं, उनका हम मुताला करेंगे। उसके बाद दूसरे हिस्से में कंप्यूटर के जो किस्में हैं, अलग अलग तरह के कंप्यूटर होते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, और फिर उनके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या हैं, उनके बारे में बात की गई है। उसका भी हम अगले हिस्से के अंदर मुताला करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का अहद और कंप्यूटर हिस्सा 1। तारुफ करा रहे हैं आपका इस सबक से कि इस सबक में किस चीज की तरफ इशारा किया गया है। जो मैंने आपको समझा दिया है, अभी बता दिया है कि कंप्यूटर अगर आपको नहीं आता तो ये सदी, ये दुनिया आपके काम की नहीं रहेगी। आप पीछे रहेंगे, पिछड़ जाएंगे। हर चीज, हर शख्स आपसे आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो नई टेक्नोलॉजी से आपकी वाकफियत होना जरूरी है, आपको समझना, आपको जानना जरूरी है। कई बार ये होता है कि भाई हमारा तो काम ही नहीं है, हमारा काम ऐसा है कि हम कंप्यूटर के बगैर भी हम कर सकते हैं, तो हमें कंप्यूटर सीखने की जरूरत नहीं है। तो वो चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं। अगर ऐसे ख्यालात रखेंगे, ऐसी सोच रखेंगे, तो फिर हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। तरक्की याफ्ता कौमों की निशानी होती है कि नई इजाद की तरफ भागते हैं, नई टेक्नोलॉजी की तरफ भागते हैं, नई चीज़ों की तरफ वो कौमें भागती हैं। तो हमें अपनी कौम को, अपने मुआशरे को तरक्की याफ्ता बनाना है, आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए हमें भी नई टेक्नोलॉजी से वाबस्ता होना पड़ेगा, जुड़ाव हमें पैदा करना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी से, नई इजादात से, नई चीज़ों से। तो कंप्यूटर के बगैर हम उन चीज़ों के अंदर, नई चीज़ों की तरफ नहीं जा सकते। 21वीं सदी कंप्यूटर की सदी है। आज आप कोई भी काम देख लो, आपके जहन में सोचो कोई ऐसा काम हो कि जो बगैर कंप्यूटर के हो सकता है। ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां कंप्यूटर के बगैर काम हो रहा है। यहां तक कि जो खेती बाड़ी होती है, किसान कर रहे हैं, गांव के लोग कर रहे हैं, उस खेती बाड़ी के अंदर भी कंप्यूटर की मदद ली जा रही है। जमीन की कशिश नापी जाती है, जमीन की पैमाइश की जाती है, वो कंप्यूटरों के जरिए की जाती है। जमीन की जो जरखेजी है वो नापी जाती है, वो कंप्यूटर के जरिए नापी जाती है। कितनी खाद देनी है इस मिट्टी को, इस मिट्टी में किस तरह का बीज लगेगा, वो कंप्यूटर बता रहा है। तो आप कोई भी चीज देख लीजिए, कोई भी पेशा देख लीजिए, और वहां पर कहीं ना कहीं आपको कंप्यूटर का इस्तेमाल जरूर मिल जाएगा। तो 21वीं सदी को कंप्यूटर की सदी कहा गया है। कंप्यूटर ने देखते ही देखते इतनी तरक्की कर ली है कि अब ये न सिर्फ तिजारती, साइंसी और तालीमी मैदान में, बल्कि घरेलू कामकाज में भी हाथ बटाने लगा है। हमारे घर के कामों के अंदर, रोजमर्रा के कामों में कई ऐसे आलात काम में आते हैं, कई ऐसी छोटी छोटी मशीनें आती हैं जो कंप्यूटर का ही मुख्तसर रूप है। छोटे छोटे कंप्यूटर्स हैं वो, चाहे आप उसको कैलकुलेटर को ले लो, चाहे हमारे मोबाइल को ले लो। जिंदगी में जो चीजें काम आ रही हैं, आम जिंदगी में जो काम आ रही हैं, वो छोटे छोटे
कंप्यूटर्स ही हैं। तो कंप्यूटर्स की सदी 21वीं सदी को कहा गया है क्योंकि कंप्यूटर के बगैर 21वीं सदी में कोई भी काम होना बहुत मुश्किल का सामना करना है, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो पहले तो सिर्फ हम बाहर की चीजों के अंदर, बड़ी चीजों के अंदर ही कंप्यूटर यूज कर रहे थे, लेकिन आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल हमारी घरेलू जरूरियात को पूरा करने के लिए भी होने लगा है। आप आपका फ्रिज देख लीजिए कि इस तरह के फ्रिज आ रहे हैं कि जिसके अंदर आप खाना रखोगे तो वो आपको कॉल करके बता देगा, आपको SMS मैसेज करके दिखा देगा कि आपके फ्रिज में रखी हुई फला सब्जी, फला फ्रूट अब खराब होने वाला है, आपके फ्रिज में रखा हुआ दूध अब खराब होने वाला है, अब इसको इस्तेमाल कर लीजिए, अभी रखने लायक नहीं है। आपके घर के अंदर लाइटें हैं, जिस वक्त आप उस जगह मौजूद रहोगे तो वो लाइटें, वो पंखे चलेंगे और जैसे ही आप कमरा छोड़कर जाओगे, आप कोई स्विच वगैरह ऑफ मत कीजिए, आप बंद मत कीजिए, वो खुद ब खुद आपके जाते ही कमरे से बंद हो जाएंगे। तो ये हमारी घरेलू जिंदगी के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। इस तरह के नल चल रहे हैं, इस तरह की टोटियां चल रही हैं कि जैसे ही आप उसके नीचे हाथ लेकर जाओगे उसके अंदर से पानी शुरू हो जाएगा और जैसे ही आप हटाओगे वो वहां पर ऑटोमेटिक पानी बंद हो जाएगा। तो ये सब क्या है? ये सब कंप्यूटर के निजाम के ऊपर काम कर रहे हैं। सब छोटे छोटे इनके ऊपर कंप्यूटर के प्रोग्राम हैं जिनसे ये काम कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि कंप्यूटर जो हम देखते हैं वही हो। एक टीवी, एक मॉनिटर रखा हुआ है, सामने कीबोर्ड रखा हुआ है, एक UPS रखा हुआ है, माउस से हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, नहीं। ये कंप्यूटर की एक शक्ल है, कंप्यूटर है, लेकिन यही कंप्यूटर नहीं है। वो कंप्यूटर है लेकिन सिर्फ वही कंप्यूटर नहीं है। कंप्यूटर, मैंने आपको बताया कि आपके जो स्मार्ट डिवाइसेस आपके पास मौजूद हैं वो भी कंप्यूटर है। आप स्मार्ट घड़ी पहनते हैं वो भी आपका एक छोटा सा कंप्यूटर है। आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं वो भी आपका एक कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर बाहरी तिजारती चीजों से निकलकर, बड़े मैदानों से निकलकर, बड़े बिजनेस से निकलकर अब वो हमारे घर तक दाखिल हो चुका है। घरेलू चीजों के अंदर उसकी दाखिलियत जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। कंप्यूटर ने जिस तेज रफ्तारी के साथ इंसानी जिंदगी के तमाम शोबों को मुतासिर किया है उसकी कोई नजर माजी में मौजूद नहीं है। यानी कंप्यूटर ने हमारी जिंदगी को बहुत ज्यादा मुतासिर किया है, घुस गया है कंप्यूटर हमारी जिंदगी के अंदर। मैंने बताया आपको कि हर चीज कंप्यूटर कर रहा है, हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ आराम करना है। कंप्यूटर हमारे सारे काम कर रहा है, रोबोट हमारे सारे काम कर रहा है, जो हमारे स्मार्ट डिवाइसेस कमरे में हमारे लगे हुए हैं वो हमारे काम कर रहे हैं। तो ये जो दाखिलियत है, ये जो दाखिलियत है कंप्यूटर की हमारी जिंदगी में, इसकी मिसाल माजी में कहीं नहीं मिलती। बड़े बड़ी हुकूमतें आई हैं, बड़े बड़े दौर आए हैं, बड़े ताकतवर शहंशाह आए हैं, हाकिम आए हैं, किसी के दौर में कंप्यूटर और ऐसी चीजें नहीं मिलती जो हमारे दौर के अंदर मौजूद है। हमारे दौर के अंदर, हमारे वक्त के अंदर, ये हमारी खुशकिस्मती है कि इस तरह की चीजें अल्लाह ने हमारे सामने पैदा की, क्योंकि हमसे पहले वाली कौमों को इन चीजों के बारे में कोई मालूमात नहीं थी, कोई चीजें पता नहीं थी। वो आई और चली गई, खत्म हो गई, और हम नई टेक्नोलॉजी के बीच में हैं, नए जमाने के अंदर हैं। और इस तरह का जमाना है जहां रोज नई नई चीजें इजाद हो रही हैं, और जो इजाद की जाती चीजें वो ही थोड़ी देर में, थोड़े दिनों के अंदर वो पुरानी हो जाती है, कुछ नया वर्जन आ जाता है, कुछ नई चीज उसकी बदल के अंदर आ जाती है। तो हम बिल्कुल नए जमाने के अंदर रह रहे हैं। दुनिया को हैरत अंगेज मवासलाती इनकलाब से दो चार करने का सेहरा भी कंप्यूटर ही के सर जाता है। अब कंप्यूटर न सिर्फ कामों को तेज रफ्तारी से पूरा करने का जरिया बन गया है, बल्कि उसके इस्तेमाल से बैनुल अक़वामी सतह, मुआशी और सिनतकारी जैसे शोबों में भी तरक्की की नई राहें हमवार हुई हैं। तो हर जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल है, चाहे वो कोई बिजनेस हो, चाहे वो कोई काम हो, कोई मजदूर हो जो मजदूरी कर रहा है, खेती बाड़ी के काम हो रहे हैं, फसलें वगैरह किसान उगा रहे हैं, हर जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। तो मवाद ये है कि आपको समझाना चाहा जा रहा है यहाँ पर कि 21वीं सदी कंप्यूटर की सदी है। कंप्यूटर के ऊपर अगर मजमून आ जाए तो आपको इसी अंदाज में, इसी तरीके से आपको लिखना है। उसकी मकबूलियत को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि कंप्यूटर इस सदी की सबसे कारआमद मशीन है। जरा गौर फरमाइए कि जब 1868 में क्रिस्टोफर एल शोलेज ने टाइपराइटर का पहला मॉडल बनाया था। क्रिस्टोफर एल शोलेज, पूरा नाम है क्रिस्टोफर लेथम शोलेज। इसने हमारा कीपैड बनाया था, जो टाइप करने का हमारा तरीका है वो उसने बताया था, और टाइपराइटर से उसने ये चीजें बताई थी। तो टाइपराइटर का इजाद करता इसको माना जाता है, मौजिद इसको माना जाता है, क्रिस्टोफर लेथम शोलेज को। तो टाइपराइटर का मौजिद तो है ही, इसने टाइपराइटर की इजाद की। साथ ही जो कीबोर्ड होता है,
कीबोर्ड का मुवज्जिद भी क्रिस्टोफर एल शोलेज को माना जाता है। क्यों टाइपराइटर के ऊपर जो हमारे नंबर्स होते हैं, क्यूआरटी कीपैड इसको कहा जाता है, QWERTY के नाम से उसके ऊपर अक्षर बने रहते हैं और उसको हम पढ़ते हैं, उसको हम समझते हैं, इंग्लिश के लफ्ज बने रहते हैं। तो वो क्यूआरटी कीपैड बनाने का शर्फ भी क्रिस्टोफर एल शोलेज को हासिल है। तो जब इसने बनाया था तो उसके ख्वाब और ख्याल में भी ना था कि उसका ये बुनियादी तसव्वुर किसी न किसी दिन इतना कारआमद हो जाएगा कि इत्तलाती टेक्नोलॉजी की दुनिया में इनकलाब पैदा कर देगा। तो जब इसने ये इजाद किया था, कीबोर्ड टाइपराइटर इजाद किया था, तब इसके ख्वाब और ख्याल में भी नहीं थी। इसने कभी नहीं सोचा होगा कि मैंने इतनी ये चीज बना रहा हूं, ये आगे चल के कहां पहुंचेगी। आज ये मोबाइल से भी आगे बढ़ चुकी है, मोबाइल की शक्ल में हमारे पास मौजूद है और उससे भी कई दर्जा ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है और उसके जरिए खलाई तस्वीर बराह रास्त जमीन पर मौसूल हो सकेंगी। खलाई तस्वीर, खला के अंदर से तस्वीर, जमीन की तस्वीरें ली हुई जो आप गूगल के ऊपर सर्च करते हो, गूगल मैप्स आप देखते हो, तो वो खलाई तस्वीरें हैं, आसमान से जमीन की तस्वीरें ली गई हैं और वो दुनिया में कहीं भी किसी भी हिस्से में किसी भी वक्त हम सफाई के साथ साफ नजरों से उसको देख सकते हैं। तो उसने नहीं सोचा होगा कि खलाई तस्वीरें भी इस टाइपराइटर के जरिए, इस टाइपराइटर से आगे बनने वाली मशीनों के जरिए लिए जा सकते हैं। चूंकि नहीं, आज कंप्यूटर में इसके इजाद करदा 44 बटन मौजूद हैं, बल्कि फसलकार, इंतकाली कलीद और जदवलकार भी वही काम अंजाम दे रहे हैं जो उसने सोचे थे। ये टाइपराइटर के जो बटन हैं उनके नाम यहां पर दे रखे हैं। 44 बटन शुरू के अंदर टाइपराइटर में मौजूद थे। फहरिस्त बनाने वाले, उसको डिलीट करने वाले, उसमें दो चीजें ऐड करने वाले ये बटन वहां पर थे और ये बटन आज भी वैसे के वैसे ही मौजूद हैं। वो 44 बटन बढ़कर आज 104 हो गए हैं, लेकिन उस टाइपराइटर का कोई बदल अभी तक नहीं है पाया, उसी को हम काम में लेते चले आ रहे हैं। ये दूसरी बात है कि वो 44 बटन अब बढ़कर 104 हो गए हैं। टाइपराइटर में, कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं, 104 टाइप की 104 कीज होती हैं, जिसमें वो अलग अलग हिस्सों के अंदर उसको बांटा गया है। न्यूमेरिकल कीज बांटी गई है, वहां पर अल्फाबेटिक कीज बांटी गई है, स्पेशल कीज बांटी गई है जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, और एरोज कीज जो होती हैं वो कीबोर्ड के अंदर होती हैं। तो ये सब मिलाकर न्यूमेरिकल, अल्फाबेटिकल और स्पेशल कीज और एरो कीज मिलाकर फंक्शन कीज होती हैं जो स्पेशल कीज के अंदर आती हैं। तो ये कुल मिलाकर 104 कीज हमारे कीबोर्ड में होती हैं। आजकल ऐसे खुदकार कंप्यूटर भी मौजूद हैं जो सिर्फ इमला बोलने पर ही टाइप करना शुरू कर देते हैं। हमारे मोबाइल के अंदर, कंप्यूटर के अंदर आज स्पीकिंग का ऑप्शन आता है कि वहां पर हम स्पीकिंग का ऑप्शन ऑन करेंगे तो उसके अंदर हम बोलेंगे, इमला हम मुंह से बोलेंगे और हमारा कंप्यूटर, हमारा मोबाइल वो चीज टाइप करना शुरू कर देगा। इस चीज ने एक इनकलाब ला दिया है मोबाइल के अंदर, सर्च की दुनिया के अंदर एक इनकलाब ला दिया है स्पीक सर्च ने। क्योंकि मोबाइल में पहले ही तकलीफ थी कि शुरुआत में यह था कि इंग्लिश नहीं आती तो वो मोबाइल कंप्यूटर कैसे चलाएगा। बाद में यह आ गया कि जिसको लिखना ही नहीं आता, इंग्लिश तो अलग बात है, जिसको देखना ही नहीं आता, समझना ही नहीं आता, तो वो कैसे मोबाइल के अंदर सर्च करेगा चीजें, वो कैसे कंप्यूटर के ऊपर सर्च करेगा। लेकिन जब स्पीक सर्च का ऑप्शन आया तो उसने इनकलाब ला दिया, गांव गांव तक मोबाइल को फैला दिया। आज आप गांव के अंदर जाकर देखिए, ऐसा शख्स कि जिसको क ख ग घ नहीं आता, जिसको अलिफ बे नहीं आता, जिसको ABCD का C पता नहीं है, वो आपने मोबाइल पर बैठा हुआ दुनिया भर की चीजें सर्च कर रहा है, दुनिया भर की चीजों को वो एक्सेस कर रहा है, चला रहा है उनको। वो मुंह से बोलता है और मुंह से बोलने के बाद जो उसकी सर्च है, जो वो जानना चाहता है, वो उसके सामने हाजिर हो जाती है। अब मुंह से बोलने का भी तरीका क्या, वो जो जुबान बोलता है, अगर वो हिंदी बोलता है तो हिंदी के अंदर सर्च करे, वो उर्दू बोलता है तो उर्दू में सर्च करे, वो कोई और हिंदुस्तानी मुकामी बोली बोलता है तो वो उसके अंदर सर्च करे, उसको उसी मुकामी बोली के अंदर वो कंटेंट, वो चीज नजर आ जाएगी और वो उससे अपना, उसमें वीडियो भी है, उसमें एनिमेशन भी है, उसमें दूसरी चीजें भी मौजूद हैं जिससे वो अपने चीज का फायदा ले सकता है। आजकल फोटो से तस्वीर से सर्च करने का ऑप्शन आ गया। आपके खेत के अंदर आपकी फसल खराब हो रही है, कीड़ा लग रहा है, आपने उस कीड़े की फोटो खींची और फोटो खींचने के बाद उसको इंटरनेट के ऊपर डाल दिया, सर्च कर लिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके बहुत सारे जवाब निकल कर आ जाएंगे, बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे कि भाई ये फला बीमारी लग गई है आपके फसल को, आप अपनी फसल के अंदर इस दवा का छिड़काव कीजिए, ये वाला केमिकल डाल दीजिए तो आपकी फसल बची रहेगी, आपकी फसल ठीक हो जाएगी। तो ये बदलाव ला दिया, हमारी जिंदगी को बदल दिया है कंप्यूटर ने।
ऐसे कंप्यूटर भी हैं जो दूसरी जुबानों में तर्जुमा के साथ साथ टाइप भी करते जाते हैं। ऐसे कंप्यूटर भी मौजूद हैं जो बोलते हैं और किताब पढ़कर सुनाते हैं। आने वाले वक्त में यह भी मुमकिन है कि सिर्फ सोचने पर ही कंप्यूटर काम करना शुरू कर दें। तो ट्रांसलेट का ऑप्शन, हमें कोई जुबान नहीं आती और जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो अलग जुबान के अंदर मौजूद है, हमारी जुबान में है ही नहीं, तो क्या करेंगे, हम उसको ट्रांसलेट कर लेंगे हमारी जुबान के अंदर। हमें जर्मनी जुबान नहीं आती, नहीं पता कि जर्मन में किस तरह से बात की जाती है, लेकिन जो हम चीज देख रहे हैं, जो चीज सर्च कर रहे हैं, हमारे बिजनेस के लिए हम कोई कंटेंट हमने ढूंढा है, कोई चीज हमने ढूंढी है, कोई खत हमने देखा है, अब वो पीडीएफ और वो खत जर्मन जुबान के अंदर है, जर्मन हमें आती ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसकी इमेज बनाकर फोटो खींच के उसको ट्रांसलेट कर लेंगे। अब ट्रांसलेट हम हमारी जुबान में कर सकते हैं, हमारी इंग्लिश के अंदर कर सकते हैं, उर्दू में कर सकते हैं, हमारी मुकामी जुबान में बदल सकते हैं। तो ये दूरियां कम हो गई, फासले कम हो गए, चीजें सीखने के अंदर वालों के लिए जराए बन गए, बहुत सारे मौके बन गए लोगों के लिए। और इसके बाद इस तरह से तरक्की करता जा रहा है हमारा कंप्यूटर, हमारा जमाना और कंप्यूटर दोनों ही, कि धीरे धीरे सोचने पर ही कंप्यूटर काम करना शुरू कर देगा। इस तरह के कंप्यूटर भी, इस तरह के आलात भी अब आने लग गए हैं जो हमारे जहन के अंदर, हमारे दिमाग के पास लगेंगे और वो हमारे सोचने की हरकत को पहचानेंगे कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, और वो फौरन वही चीज वो करने लग जाएगा। इस तरह की चीजें ऐसे लोगों के लिए बनाई जा रही है कि जिनके हाथ पैर नहीं है, दोनों हाथ किसी वजह से उनके खत्म हो गए हैं, जुबान उनकी नहीं है, बोल नहीं पाते हैं, आंखों से देख रहे हैं और सोच रहे हैं, तो सोचने के लिए उनके दिमाग के पास यहां पर एक न्यूरोचिप होती है, न्यूरोलिंक नाम से कंपनी है एलन मस्क की, और उसने न्यूरोलिंक बनाई है। वो इंसान के जो रीढ़ की हड्डी का ऊपरी हिस्सा है, यहां पर ये लग जाएगी जहन के पास, अपने दिमाग के पास, और वो हमारा दिमाग पढ़ेगी। ये किन के लिए है कि जिनके हाथ पैर नाम का काम नहीं कर रहे, जिनके हाथ पैरों में लकवा आ गया है, फालिश हो गई है, हाथ पैर दोनों काम नहीं कर रहे, अब कंप्यूटर कैसे चलाएं, तो वो चिप, छोटी सी चिप है, वो अपने जहन पे, दिमाग पे लगवा लेंगे, एक ऑपरेशन होगा, उस ऑपरेशन से वो चिप लग जाएगी, और वो चिप लगने के बाद वो हमारे दिमाग के मुताबिक काम करेगी। वो चिप ब्लूटूथ से या किसी और जराए से वो कंप्यूटर से जुड़ी रहेगी, जो वो सोचेगा शख्स वही काम कंप्यूटर करने लग जाएगा। तो जब किताब लिखी थी तो ये आइडिया नहीं आया था उस वक्त, तो यहां पर सिर्फ अंदाजा लगाया कि इस तरह का हो जाएगा आने वाले टाइम पर, कि ये भी मुमकिन है कि सिर्फ सोचने पर ही कंप्यूटर काम करना शुरू कर देगा। और आज के वक्त के अंदर ये चीज मुमकिन हो गई है। उस वक्त ही नामुमकिन थी, सिर्फ सोच रहे थे कि ऐसा हो सकता है क्या, कि हम सोचने पर काम कर सकते हैं क्या, लेकिन आज ये मुमकिन हो गया, ये पॉसिबल हो गया, और ये बना दी गई है चिप, और इसका कई टेस्ट भी हो गए हैं और वो वहां पर अच्छे से काम करने लगी है। हालांकि अभी सभी को मुहैया नहीं हुई है, लेकिन आने वाले वक्त में वो सबको, आम लोगों को भी मुहैया हो जाएगी। कंप्यूटर क्या है, अब आपको ये समझना है कि कंप्यूटर होता क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि कंप्यूटर एक मशीन है जिसके जरिए हम हमारे डेटा को, हमारी चीजों को इनपुट करते हैं, वो कंप्यूटर के अंदर जाती है, वहां वो प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस होने के बाद वो चीज आउटपुट हो जाती है। कंप्यूटर का काम है इनपुट आउटपुट, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। हर चीज को इन तीन कामों के ऊपर ही मुबनी होती है, हर चीज यहां पर उसी के ऊपर काम होते हैं। कंप्यूटर के अंदर हम इनपुट करते हैं, इनपुट कैसे करते हैं, हम इनपुट डिवाइसेस से करते हैं, कई इनपुट डिवाइसेस जिनके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद कंप्यूटर उस चीज को प्रोसेस करता है, हम जो चाह रहे हैं वो चीज उसको बनाता है, उसमें तरदीद और तरमीम करता है, कई तरह के बदलाव करता है, और उसके बाद हमें वो चीज निकाल कर दे देता है कि देखिए आप यही चाहते थे क्या। हम कहेंगे हाँ यही चाहते हैं, तो हम उसका आउटपुट ले लेंगे, उसको हम सेव कर लेंगे, और हम नहीं और बदलाव उसमें चाहते हैं तो हम कंप्यूटर को फिर से इंस्ट्रक्शन देंगे, फिर से उसको समझाएंगे, जो उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर उससे बात करेंगे, और बात करने के बाद कंप्यूटर से फिर से वो चीजें करवाएंगे, और उसके बाद वो फिर से वो वैसे के वैसे करके देगा। तो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ये तीन निजाम है, तीन तरीके हैं जिसके ऊपर कंप्यूटर काम करता है। कंप्यूटर एक ऐसी बरक़ियाती या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बरक़ियाती इलेक्ट्रॉनिक मशीन को कहते हैं। तो आपको बरक़ियाती याद रहता है तो बरक़ियाती याद रखो, बर्क यानी बिजली होता है, और बिजली से चलने वाली मशीन तो बरक़ियाती मशीन इसको कहते हैं। और ये याद नहीं रहता तो फिर इलेक्ट्रॉनिक आप याद रखें, ऐसा कुछ भी नहीं है, इंग्लिश लफ्ज़ है, लेकिन हमारी ज़ुबान इसी खूबसूरती के लिए जानी जाती है कि उर्दू अलग अलग ज़ुबानों के अल्फाज को अपने अंदर शामिल कर लेती है। उर्दू कभी नाजो नखरे नहीं करती, कभी इस तरह की बातें नहीं करती कि आप उर्दू के अंदर हिंदी अल्फाज मिला रहे हैं या इंग्लिश अल्फाज मिला रहे हैं या कुछ और आप मिला रहे हैं। आप जो ज़ुबान, मुकामी ज़ुबान के लफ्ज़ आप उर्दू में मिलाएं तो उर्दू उसे खुशी खुशी कबूल करती है।
खुशी खुशी उसको उसके अंदर मिला लेती है। तो कभी भी ये ख्याल नहीं करना कि उर्दू है तो हम उर्दू में ही लिखने की कोशिश कर रहे हैं और उसको वहीं से आप उसी वही लफ्ज ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा और ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बरक़ियाती याद नहीं आता, आप इलेक्ट्रॉनिक लिख सकते हैं, आप बिजली से चलने वाली लिख सकते हैं, वो सारा का सारा उर्दू को कबूल है। तो बरक़ियाती या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा और हिदायत को अपने याददाश्त में महफूज रखती है। हिदायत क्या है? इंस्ट्रक्शन, जो काम करने के लिए इसको प्रोग्राम बनाए जाते हैं, जो चीजें बनाई जाती हैं, इंस्ट्रक्शन बनाए जाते हैं, वो इसको दी जाने वाली हिदायत है। वो हिदायत को ये अपने अंदर सेव रखती है और उसी के मुताबिक वो काम करती है। हम जो भी प्रोग्राम बनाते हैं वो एक इंस्ट्रक्शन का ग्रुप होता है। सॉफ्टवेयर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। कई तरह की चीजें, कई तरह के इंस्ट्रक्शन मिलकर एक सॉफ्टवेयर का बनाते हैं, सॉफ्टवेयर की बुनियाद डालते हैं। अब सॉफ्टवेयर किसी खास काम को बनाने के लिए बनाया जाने वाला इन इंस्ट्रक्शन का, इन हिदायत का ग्रुप है। अब जब भी हम काम करेंगे तो सॉफ्टवेयर उसके मुताबिक जो हिदायत मिली हुई है, इसको जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसके मुताबिक ही वो काम करेगा। जो जो उसको चीजें बता रही हैं उसी के मुताबिक वो काम करेगा। तो हिदायत को अपनी याददाश्त में ही महफूज रखती हैं और जब कहा जाए तो उन हिदायत को पलक झपकते ही अंजाम देती हैं। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेट करने वाला इन हिदायत को तब्दील भी कर सकता है और नए नए काम ले सकता है। नई हिदायत की रोशनी में नए तरीके से काम लेने की खासियत ही कंप्यूटर को दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आलों से अलग करती है। इलेक्ट्रॉनिक आले बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो बिजली के ऊपर काम करती हैं, लेकिन कंप्यूटर का ये माने होता है कि कंप्यूटर जरूरत के मुताबिक अपने अंदर तब्दीलियां करता रहता है। हमने एक इंस्ट्रक्शन दिया, एक सॉफ्टवेयर बनाया, उस सॉफ्टवेयर में हमारे मुताबिक काम होता है तो ठीक है, वरना हम उसमें सॉफ्टवेयर में तब्दीली कर सकते हैं। जो इंस्ट्रक्शन है, कोई एक इंस्ट्रक्शन हटा के हम उसके अंदर कोडिंग से, ऐसे नहीं, उसके कोड होते हैं, एक उसकी जुबान होती है, एक बोली होती है, कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है और उस कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर ही ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। C++, जावा, ये कंप्यूटर की जुबानें हैं। पाइथन, इन जुबानों के अंदर कंप्यूटर के अंदर कोडिंग की जाती है और कोडिंग के जरिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, हिदायत दी जाती है। नहीं लगता हमें कि सही ढंग से हमारा सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा, हमारे सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ रही है, हमारे जो इंस्ट्रक्शन दिए कंप्यूटर को सही तरीके से हमारे मनमाफिक रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो हम उसके अंदर तब्दीलियां कर देते हैं, बदलाव ला देते हैं। दूसरे इंस्ट्रक्शन उसके साथ जोड़ दो, दूसरे सॉफ्टवेयर जोड़ दो, जिसको हम वर्जन कहते हैं। ये वर्जन के नाम से आते हैं, न्यू वर्जन आ जाता है। एक सॉफ्टवेयर बना दिया, अब वो सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ कमी आई तो उस सॉफ्टवेयर का अगला वर्जन जारी किया जाएगा। अब उस नए वर्जन के अंदर पिछली खामियों को दूर कर दिया जाएगा। इसमें भी खामियां रहती हैं तो फिर नया वर्जन आ जाएगा, उस वर्जन में पहली और दूसरी वर्जन की खामियों को दूर कर दिया जाता है। और कोई नई चीज, दोबारा नए आइडियाज आते हैं तो वो चीज भी नई जोड़ दी जाती है। इस तरह से तब्दीलियों की वजह से एक सिस्टम तैयार हो जाता है और वो सिस्टम हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस करने के काम आता है। और यही खासियत कंप्यूटर को दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आलों से अलग करती है। आले यानी मशीनें, औजार, पुर्जे। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की बात की जा रही है, मशीनों के बारे में कहा जा रहा है। तो कंप्यूटर अपनी तब्दीलियों के लिए जाना जाता है, अपने होने वाले बदलाव के लिए जाना जाता है। कंप्यूटर न सिर्फ ये कि बहुत तेजी से हिसाब और किताब करता है, बल्कि बहुत सारी उलझी और बिखरी हुई बातों को मुनासिब तौर पर ढालकर तरतीब देता है। यानी प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के साथ ही वो चीजों को एडिट भी करता है, सेट भी करता है। जो आपने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, जो आपने प्रोग्राम सेट कर रखा है, उस सॉफ्टवेयर के मुताबिक आपकी बिखरी हुई चीजों को, आपके इधर उधर पड़े हुए फाइल्स वगैरह को, फोल्डर्स वगैरह को वो एक जगह सही तरीके से तरतीब देता है, सेट कर देता है। कंप्यूटर डाटा को बामानी मालूमात में तब्दील करता है। बामानी, समझ के लायक। हमारे पास डेटा होता है, अब डेटा क्या होता है, वो बिखरा हुआ होता है, रफ डेटा होता है। रफ डेटा को कंप्यूटर में हम डालकर प्रोसेस करते हैं, एक सिस्टम में लाते हैं, तरतीब देते हैं, उसके बाद वो डेटा बामानी होता है, यानी समझने के लायक होता है। हमारे पास हमारी अदमशुमारी का डेटा आया, जो हमारी काउंटिंग होती है लोगों की, पॉपुलेशन की, वो सेंसस का डेटा हमारे पास आता है। उस डेटा को हम कंप्यूटर पे ऐड कर देते हैं। अभी जो हमारे पास डेटा आता है, जो हम पब्लिक से कलेक्ट करते हैं, वो रफ डेटा होता है। उस रफ डेटा को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें पता ही नहीं है कि कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं, कितने परसेंट लोग अनपढ़ हैं, कितने परसेंट लोग गरीब हैं, कितने परसेंट लोग हमारे अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, अमीर हैं। तो अभी वो डेटा सिर्फ रफ डेटा है। हमें पता है कि फला घर का शख्स अनपढ़ है, फला घर का शख्स अनपढ़ है, फला घर का शख्स अनपढ़ है। अभी हमें पूरा मुकम्मल डेटा हासिल नहीं हुआ है।
तो मुकम्मल डेटा कैसे हासिल होता है? तो वो जो हमने अदमशुमारी की है, लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, उस इंफॉर्मेशन को हम हमारे सिस्टम में डालते हैं, हमारे कंप्यूटर में डालते हैं। कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हमें बता देता है कि आपके बताए हुए डेटा के अंदर से इतने % लोग आपके गरीब हैं, इनके लिए इंतजाम कीजिए, इतने % लोग आपके अनपढ़ हैं, इनकी पढ़ाई का इंतजाम कीजिए, इतने % लोग आपके बेरोजगार हैं, इनके लिए रोजगार मुहैया कराइए, इतनी % खवातीन अपने बच्चों को सही तरीके से पाल नहीं पा रही हैं, उनके बच्चे गरीबी की वजह से उनको सही तरीके से खाना भी नहीं मिल रहा है, उनके लिए इंतजाम कीजिए। तो ये प्रोसेस होने के बाद चीजें हमें पता चलती हैं, डेटा हमारा बामानी हो जाता है। इस काम को अंजाम देने के लिए कंप्यूटर में हिदायत की एक फहरिस्त होती है जो प्रोग्राम कहलाती है और एक कमांड के जरिए अपना काम शुरू कर देती है। अब ये जो काम कंप्यूटर कर रहा है, ये जो प्रोसेस कर रहा है, ये जो बेरोजगारी के और अनपढ़ी के और जो दूसरे ये आंकड़े कलेक्ट कर रहा है, तो ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको प्रोग्राम किया गया है, इस तरह से समझाया गया है, इसको हिदायत दी गई, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपको इस तरह से काम करना है, आपको इस फहरिस्त में इस नंबर के ऊपर जाके इस कॉलम वाली इंफॉर्मेशन को यहां रख देनी है, इस कॉलम वाली इंफॉर्मेशन को टोटल लगा के यहां रख देनी है। वो पूरा का पूरा सेट किया जाता है, बताया जाता है, लाइन बाय लाइन चीजें उसको बताई जाती है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में सेट हुआ रहता है और उसके मुताबिक वो काम करता है। कंप्यूटर हिदायत को अपने प्रोग्राम के जरिए वसूल करता है ताकि वो किसी काम को शुरू करे या कोई मसले को हल करे। तो वो जो प्रोग्राम है वो उस प्रोग्राम को अपनी हिदायत को समेटता है, वहां पर इंस्ट्रक्शन को लेता है। कंप्यूटर की तारीख। अब कंप्यूटर की शुरुआत कहां से हुई, किसे हम पहला कंप्यूटर कहेंगे और हम अभी कहां पहुंचे, कितने तरह के कंप्यूटर हमारे यहां पर आ गए हैं, उन चीजों के बारे में बात करेंगे। दुनिया में हिसाब किताब करने के लिए बहुत सी मशीनें इजाद होती रही हैं। उसमें सबसे पुरानी मशीन अबाकस है। ये जो आपको मशीन नजर आ रही है, ये अबेकस की तस्वीर है। अबेकस, ये इसमें मोती होते हैं यहाँ पर और इन मोतियों को इधर उधर सरका के यहाँ से इधर उधर सरकते हैं। ये लोहे की राड के ऊपर है, ये छोटी छोटी लोहे की राड है और इसके ऊपर ये रंगीन मोती लगे हुए हैं। इन मोतियों को इधर उधर सरका के इसकी ये काउंटिंग की जाती है। आप कोशिश करें कि आपके स्कूल के अंदर ये अगर मौजूद हो तो उसको वहां पर देखें और काउंट करने का तरीका भी सीखें, और वरना आप किसी आपके इंटरनेट वगैरह पे सर्च करें अबेकस के बारे में, तो वहां से आपको अबेकस मिल जाएगा, उसको आप देखें। तो ये अबेकस है और काउंटिंग की शुरुआत इसी से हुई है। इसी के अंदर हम अदद निकाल लिया करते थे, कितनी अदद कहां पर मौजूद है। तो इसे शुरुआती कंप्यूटर हम करार दे सकते हैं, मान सकते हैं कि हाँ कंप्यूटर का शुरुआती शक्ल है। उसमें सबसे पुरानी मशीन अबेकस है, जो चीन, जापान, कोरिया, मशरिकी रूस और मंगोलिया के ताजिर आज भी हिसाब किताब लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अबेकस का इस्तेमाल आज भी कई जगह के ऊपर होता है और हम भी अगर अबेकस का इस्तेमाल करें तो इससे बहुत जहन हमारा बहुत तेज हो जाता है। तेजी से हम क्या करते हैं, हमारे कैलकुलेटर की आदत पड़ गई। हर चीज का हम कोई टोटल लगाना हो, कोई % वगैरह निकालना हो, कुछ और हमें करना हो, तो जो भी हम काम करते हैं कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, अपने मोबाइल पे कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा काम तो हो रहा है लेकिन हमारा दिमाग कसरत नहीं कर रहा है, हमारा दिमाग मेहनत नहीं कर रहा है, आसानी से काम हो रहा है। तो उससे दिमाग सुस्त पड़ जाता है और दिमाग तंद हो जाता है। तो अगर हम इससे काम करें तो यहाँ पर हमें दिमाग के भी चलाना पड़ता है, तो इससे हमारा अबेकस से हमारा दिमाग तेज हो जाता है। कई नए स्कूल जो आज खुल रहे हैं, छोटे बच्चों के स्कूल जो खुल रहे हैं, वो ये कॉन्सेप्ट वापस लेकर आ रहे हैं, अबेकस का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। छोटे बच्चों को काउंटिंग अबेकस के जरिए सिखाई जा रही है। तो वहां के ताजिर कुछ आज भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी मुख्तलिफ जमानों और जगहों पर अलग अलग मशीनें बनती हैं और इस्तेमाल होती रही हैं। कैलकुलेटर भी इसी किस्म की एक इजाद है। कैलकुलेटर भी हमारा काउंटिंग कर रहा है, वो भी छोटा सा कंप्यूटर का एक शक्ल है। रेडियो की इजाद ने इस किस्म की मशीनों पर काफी असर डाला, क्योंकि रेडियो में एक बरकी नली वॉल्व का इस्तेमाल होता था जो करंट को सिर्फ एक ही सिमत में जाने देता था। रेडियो के अंदर आपको समझ लेना है कि कंप्यूटर कैसे बना। कंप्यूटर की शुरुआती शक्ल हमने अबेकस और कैलकुलेटर देखी, और उससे पहले रेडियो आया था। रेडियो की वजह से ही कंप्यूटर वजूद में आया। यहां पर एक वॉल्व होता था जिसको बरकी नली, बिजली की नली कहा गया, इलेक्ट्रॉनिक नली कहा गया है। उस नली के अंदर करंट एक ही तरफ जाता था, एक तरफ करंट जाता था, कि जिसकी वजह से हम आवाज रेडियो के अंदर सुन पाते थे। रेडियो के वॉल्व और मैग्नेटिसी पर पुर्जों के इस्तेमाल करके बर्लिन में कोनार्ड ज्यूस ने
नामी मोजिन ने 1938 में पहली दफा कंप्यूटर बनाया। मैग्नेटिसी, मैग्नेटिक, उस जो बर्किनली के वॉल्व था, एक तरफा वॉल्व था, एक तरफा करंट फेंकता था, उस करंट के साथ ही मैग्नेटिसी यानी मैग्नेटिक फील्ड बनाई गई और उस मैग्नेटिक फील्ड से पहली बार काउंट करने वाला कंप्यूटर बनाया गया। कंप्यूटर पहली बार जो बना था वो इस शक्ल में नहीं था जिसको हम अभी देखते हैं। बड़ा सारा कमरे की शक्ल का था, कमरे के जैसा था और उसमें कुछ नजर नहीं आता था, सिर्फ वो अदद और शुमारों की काउंटिंग करता था और छोटी काउंटिंग करके वो उसका आउटपुट दे दिया करता था। दूसरा कंप्यूटर 1946 में जेपी इकार्ट और जेडब्ल्यू मोशले ने बनाया, जो अमेरिकन फौज के लिए इस्तेमाल होता था। ये एनिएक था, एनिएक कंप्यूटर था। ये एक दिन में 5000 जमा 350 ज़र्ब के सवाल हल कर सकता था। ये आशारियाई निज़ाम पर मुबनी था। आशारियाई निज़ाम डेसिमल के ऊपर, डेसिमल सिस्टम के ऊपर ये कंप्यूटर, जो एनिएक कंप्यूटर कहा जाता है, वो पहला बनाया गया था। इसमें गलती भी काफी हो जाती थी। हंगरी के जॉन फोन न्यूमैन ने इन कंप्यूटरों में जुफ्ती निज़ाम की सलाह दी और और प्रोग्रामों को मशीनों की याददाश्त में डालने की सिफारिश की, जिसकी बिना पर 1948 में दूसरा एनिएक बनाया गया। पहला जो एनिएक बनाया गया वो आशरियाई निज़ाम के ऊपर था, डेसिमल सिस्टम के ऊपर था, और उसके बाद जो बनाया गया वो कंपाउंड सिस्टम के ऊपर बनाया गया, जुफ्ती निज़ाम, कंपाउंड सिस्टम। इसमें क्या होता था कि कंप्यूटर अपने की हुई चीजों से सीख रहा है, जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उस इंस्ट्रक्शन के साथ ही वो कुछ इंस्ट्रक्शन को अपने अंदर सेव भी कर रहा है, समा रहा है अपने अंदर। जबकि पहले जो कंप्यूटर था वो चीजों को खाली प्रोसेस कर रहा था, वहां पर सेविंग का ऑप्शन नहीं था, यहां पर चीजें सेव नहीं होती थी। तो एनिएक कंप्यूटर, शुरुआती कंप्यूटर, आशरियाई निज़ाम के ऊपर था, आशरियाई निज़ाम पर मुबनी था। और आशरियाई निज़ाम का मतलब आपको समझ लेना है डेसिमल पॉइंट्स। वहां पर एक पॉइंट के या एक नंबर के 10 इकाई के अंदर उसको बदल दिया जाता था, पॉइंट पॉइंट करके, और उन 10 इकाई से वहां पर फिर वो जो भी करना है, जोड़ बाकी वगैरह, वो वहां पर किया करते थे। इस निज़ाम के अंदर गलतियों की ज्यादा गुंजाइश थी, ज्यादा गलतियां वहां पर होती थी। तो उसके बाद एक दूसरा वैज्ञानिक आया और उस साइंसदान ने बताया, जॉन फोन न्यूमैन नाम इसका बताया, इसने जुफ्ती निज़ाम की सलाह दी। और जुफ्ती निज़ाम मैंने आपको बताया कंपाउंड सिस्टम, इसके अंदर सेव करने का ऑप्शन आया और दूसरे प्रोग्रामों का ऑप्शन आया। अब यहां पर प्रोग्राम बनने लग गए, अभी प्रोग्राम नहीं थे इस एनिएक में, यहां पर अब प्रोग्राम है। तो दूसरा एनिएक 1948 में बना, 1946 में पहला एनिएक और दूसरा 1948 में। तो आपको दोनों का याद रखना है, 1946 में जो बना वो डेसिमल सिस्टम के ऊपर है और 1948 में जो बना वो कंपाउंड सिस्टम के ऊपर है। दोनों के मौजूद अलग अलग है, दोनों के साइंसदान अलग अलग हैं। रेडियो में खलाई नली, वैक्यूम वाल्व की जगह 1960 में ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होने लगे थे, जो 3 अमेरिकन साइंसदानों ने इजाद किए थे। अब 1960 के अंदर ट्रांजिस्टर का दौर आ गया, ट्रांजिस्टर का दौर आ गया। ट्रांजिस्टर क्या करते हैं? ट्रांजिस्टर करंट को रेजिस्ट करते हैं। किस जगह के ऊपर कितना करंट भेजना है वो ट्रांजिस्टर के ऊपर डिपेंड करता है। वैक्यूम वॉल्व ये रेडियो वाले जो बताया था, नली होती है और उससे वैक्यूम भेजा जाता था। वो वैक्यूम भी करंट को कंट्रोल करता था, किस जगह पर, किस पुर्जे पे, किस आले पे कितना करंट जाएगा, उतना ही करंट यहां पर भेजा जाता था। लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा निजाम था, बहुत बड़ी मशीन बनाई जाती थी, कई नलियां होती थी और नलियां जोड़कर करंट को पावर की वजह से, वैक्यूम की वजह से रोका करती थी, कम किया करती थी। तो करंट की शिद्दत करने के लिए जब ट्रांजिस्टर आ गए तो ये काम, जब कमरे जितनी मशीन कर रही है तो ट्रांजिस्टर, इतने छोटे से ट्रांजिस्टर वो काम कर दिया करते थे। तो कंप्यूटर की शक्ल छोटी हो गई। अब कंप्यूटर बड़े बड़े नहीं होने लगे, 1960 के बाद कंप्यूटर छोटे हो गए। ट्रांजिस्टर मैंने आपको बता दिया, जो करंट को रेजिस्ट करता है, करंट को कम करता है। जितनी मिकदार में जितना करंट जहां भेजना है उतना ही करंट वहां पर भेजा जाता है ट्रांजिस्टर के जरिए। ट्रांजिस्टर की इस इजाद ने कंप्यूटर में एक इनकलाब बर्पा कर दिया और कंप्यूटर जो बड़े बड़े कमरे बराबर हुआ करते थे अब छोटे होने लगे। साथ ही उनके काम में भी तेजी रफ्तारी आनी शुरू हो गई। तेज रफ्तारी प्लस एफिशिएंसी आने लग गई, यानी काम में गलती बहुत कम होने लग गई। अब जो काम होता था वो परफेक्ट होता था। उससे पहले काम के अंदर जो वैक्यूम वाल्व वाले कंप्यूटर थे, जो बड़े बड़े कंप्यूटर थे, कमरे के साइज के कंप्यूटर थे, उसके अंदर गलतियां बहुत ज्यादा होती थी। अब यहां पर गलतियां भी कम हो गई और काम की रफ्तार भी बढ़ गई। 1975 में 1000 ट्रांजिस्टरों की यकजा करके एक चिप बनाई गई। अब 60 के बाद 1975 के अंदर चिप का दौर आ गया। जो ट्रांजिस्टर बनाए गए थे वो ट्रांजिस्टर अलग अलग लगाने पड़ते थे। अब धीरे धीरे साइंसदानों ने क्या किया, वो ट्रांजिस्टरों को छोटा कर दिया और छोटा करने के बाद उनको एक चिप के ऊपर लगा दिया।
चिप क्या है? एक प्लास्टिक का छोटा टुकड़ा, उस टुकड़े के ऊपर उनको सेट कर दिया उनकी फ्रीक्वेंसी के मुताबिक। जैसी जिसकी फ्रीक्वेंसी, जहां जिसकी नीड है, जहां जिसकी जरूरत है, उस जगह उसी तरह के ट्रांजिस्टर को फिट कर दिया, तो वो एक चिप बन गई। और चिप से कंप्यूटर और छोटा हो गया। अब वो कंप्यूटर जो थोड़ा डब्बे जैसा होता था, वो छोटे डब्बे जैसा हो गया, जो एक मुरब्बा सेंटीमीटर के बराबर थी। एक मुरब्बा सेंटीमीटर एक स्क्वायर सेंटीमीटर के बराबर, 1 सेंटीमीटर लंबी, 1 सेंटीमीटर चौड़ी, 1 सेंटीमीटर ऊंची, इतना सा वो चिप बन के रह गई, जो कई ट्रांजिस्टर इसके अंदर आ रहे थे। 1977 में इन ट्रांजिस्टरों को तादाद 2,62,000 हो गई, और इस तरह ये तादाद आज भी बढ़ती चली जा रही है। जितना कंप्यूटर एफिशिएंसी दिखाएगा, जितना वो काम करने का तरीका अच्छा होगा, जितना पावरफुल होगा, जितना बड़ा कंप्यूटर होगा, ज़्यादा काम करने के लिए बनाया जाएगा। जैसे गेमिंग कंप्यूटर्स होते हैं, गेम खेलने वाले, तो उसको ज़्यादा पावर चाहिए होता है, ज़्यादा ताकत चाहिए होती है, ज़्यादा गर्म होता है वो, तो उसके अंदर ज़्यादा ट्रांजिस्टर होते हैं। तो जैसी जिसकी ज़रूरत होती है, उस कंप्यूटर के अंदर उतने ही ट्रांजिस्टर होते हैं, उतना ही उसका प्रोसेसर होता है। तो ट्रांजिस्टर धीरे धीरे चिप में बदल गए, और चिप माइक्रो प्रोसेसर के अंदर बदल गई, और प्रोसेसर ज़रूरत के मुताबिक उसके अंदर ट्रांजिस्टर की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है, हो जाती है। यहां पर IBM का पंच कार्ड दे रखा है। शुरुआती जो कंप्यूटर था वो इस शक्ल में होता था, पंच कार्ड की शक्ल में होता था। ये छोटे छोटे पंच बने हुए हैं, होल बने हुए हैं, ये कार्ड बने होते थे, और इन कार्ड को ऊपर नीचे करके काउंटिंग की जाती थी, रिजल्ट लिया जाता था। तो ये पंचिंग वगैरह के यहां पर दे रखे हैं कार्ड पूरे के पूरे, इसमें इनपुट भी होता था, और इसी से हमारी काउंटिंग का डेटा भी हमें बाहर मिलता था। हिंदुस्तान में कंप्यूटर 1960 के करीब IBM कंपनी लाई। उस वक्त ये एक बड़ी अलमारी के बराबर होता था, और ठंडे कमरे में रखा जाता था। अब ये बात आपके लिए खास है, पंच कार्ड आपने देख लिया किस तरह से पंच कार्ड हुआ करता था, तो ये भी एक कंप्यूटर है, शुरुआती कंप्यूटर है, IBM का ये पंच कार्ड है। अब IBM का आपको पंच कार्ड दिखा दिया, उसके बाद IBM का दूसरा कारनामा यहां लिखा हुआ है। 1960 के करीब IBM पहला कंप्यूटर हिंदुस्तान का लेकर आई। उस वक्त ये एक बड़ी अलमारी के बराबर होता था, बहुत बड़ा कंप्यूटर वो उस वक्त का था, और वो एक कमरे में रखा जाता था। उस कमरे को ठंडा रखा जाता था, गर्मी की वजह से उसके जो ट्रांजिस्टर अंदर चिप हैं वो खराब होने की अंदेशा रहता था। 1985 से 90 ईस्वी के दौरान हिंदुस्तान में जाती छोटे कंप्यूटर आने लगे थे। जाती कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, जिनको हम PC कहते हैं। अब पर्सनल कंप्यूटर का जमाना आ गया, PC का जमाना आ गया। अब यहां पर आपको वो एक मॉनिटर दिखेगा, मोटा सा मॉनिटर है, एक CPU है, एक कीबोर्ड है, और साथ में उसके माउस वगैरह भी मौजूद है, जिनकी कीमत उस वक्त लाखों में होती थी। शुरुआत में आए थे, नए नए आए थे, और लोग ताज्जुब में थे कि इस तरह की चीजें आ सकती हैं क्या, इस तरह की कैलकुलेशन हो सकती है क्या। बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक, बड़े बिजनेसमैन इसको खरीद रहे थे, तो इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा थी। लाखों रुपए का PC उस वक्त आता था। ये XT या PC थे, बाद में 256 और 486 भी आए। उस वक्त उनकी याददाश्त 40 MB तक थी, और अब यह हाल है कि हिंदुस्तान में 15-20 हजार रुपए में एक मुकम्मल कंप्यूटर मिल जाता है, जिसकी याददाश्त 140 से 500 GB तक होती है। कंप्यूटर की मेमोरी GB और MB में नापी जाती है, KB, MB, GB। तो शुरुआत में जो कंप्यूटर आते थे उनकी याददाश्त 40 MB हुआ करती थी। 40 MB 1 GB का बहुत छोटा सा हिस्सा है। 1 GB के अंदर 1024 MB होते हैं। अब यहां पर 40 MB का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 40 MB कितना हो गया। लेकिन वो महंगे कंप्यूटर जो लाखों रुपए के आ रहे हैं, वो 40 MB तक के डाटा स्टोरेज कैपेसिटी अपने अंदर रखते थे। धीरे धीरे वक्त बदला, चीजें सस्ती होती गई, चीजें बदलती गई। आज के बारे में बताया जा रहा है कि आज 15-20 हजार रुपए में आपको एक PC आराम से मिल सकता है। 15-20 हजार रुपए में आपको आज एक लैपटॉप भी मिल सकता है। इसके जरिए आप अपने काम आसानी से कर सकते हैं, और उसकी मेमोरी 140 से लेकर 500 GB तक आपको मिल जाएगी। 140 तो अब कोई नहीं लेता, बहुत कम होती है। 500 GB कम से कम मेमोरी ली जाती है। तो 500 GB मेमोरी का आपको 20,000 25,000 में कंप्यूटर PC भी मिल रहा है, आपको लैपटॉप भी इसके आसपास, इसके करीब का मिल जाएगा, जिसमें Pentium 4, i3, i5 या कोर ड्यूल कोर का माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ होता है। कंप्यूटर की रफ्तार, उसके काम करने का तरीका, उसका प्रोसेस करने का तरीका, उसके प्रोसेसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है। तो प्रोसेसर
i4 आते हैं, i3 आते हैं, ये उसके वर्जन है, कंपनी है उसकी। पेंटियम के प्रोसेसर आते हैं, पेंटियम के प्रोसेसर आते हैं, i4 आता है, i3 आता है, ये वर्जन है अलग अलग, i3, i4, ड्यूल कोर, i5, i7। अभी जो वर्जन चल रहा है वो i9 चल रहा है, i9 17 जनरेशन। इसके बाद इसकी जनरेशन चेंज हो जाती है, यानी i3 है, i3 का फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, सेवंथ जनरेशन, 12th जनरेशन। उसके बाद फिर नया वर्जन आ गया तो i4 आ गया, i5 आ गया, i5 की 7th जनरेशन, 8th जनरेशन। तो अभी मैंने बताया आपको i9 चल रहा है, i9 में भी अभी लेटेस्ट जो है वो 27 या 17 जनरेशन है। तो ये माइक्रो प्रोसेसर होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर लगे होते हैं, और इसी से कंप्यूटर की रफ्तार, कंप्यूटर के काम करने का तरीका इसी के ऊपर मुबनी रहता है। आज का कंप्यूटर पहले के कंप्यूटर की बनिस्बत बहुत ज्यादा तेज रफ्तार और कारआमद बन चुका है। आज आप देख ही रहे हो कंप्यूटर की रफ्तार क्या हो गई, कंप्यूटर का काम क्या हो गया, पलक झपकते ही बड़ी से बड़ी काउंटिंग कर लेता है, बड़े से बड़े कामों को अंजाम दे देता है। कंप्यूटर प्रोग्राम, अब कंप्यूटर में कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, वो यहां बताया गया है। आइए अब कंप्यूटर प्रोग्रामों का जायजा लेते हैं। ये प्रोग्राम कई ज़मरों में आते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, डिजाइनिंग, ग्राफिक्स, एनिमेशन, स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह। ये जैसी जरूरत हो, जो काम करना हो, वो हमारा प्रोग्राम कंप्यूटर के ऊपर बन जाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना देते हैं, हम उसके मुताबिक काम करना शुरू कर देते हैं। तो प्रोग्राम जो है दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम का जो प्रोग्राम होता है, और दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सिस्टम के प्रोग्राम होते हैं जिसके ऊपर हमारा कंप्यूटर काम करता है, और उसके बाद उसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं। प्रोग्राम जो बनाए गए सॉफ्टवेयर वो उसके ऊपर इंस्टॉल किए जाते हैं, वो उसके बाद काम करते हैं। तो यहां पर जो बताया, जैसे बताया, एक बार इसको पढ़ लेते हैं, आगे वो सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामिंग बता रहा हूं आपको, सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो भी बताए गए हैं। कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, जिसको CAI कहते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है। कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन ये क्या है? ये कंप्यूटर से जरिए दिए गए इंस्ट्रक्शंस हैं। ये प्रोग्राम स्कूलों में काम आता है। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन यानी CAI का इस्तेमाल किया जाता है। एक क्लास के अंदर कंप्यूटर के सामने बच्चों को बैठा दिया जाता है, बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं और कंप्यूटर उनको पढ़ाना शुरू करता है। अब कंप्यूटर कैसे पढ़ाएगा? कंप्यूटर हर बच्चे को उसकी जरूरत के मुताबिक पढ़ाएगा। जिस बच्चे का जैसा मेयार होगा उसको वैसे ही सबक दिया जाएगा, उससे वैसा ही काम लिया जाएगा, उसका काम चेक भी किया जाएगा। अगर बच्चा सीख रहा है तो प्रोग्राम के अंदर बढ़ोतरी हो जाएगी, अगला प्रोग्राम दे दिया जाएगा, और बच्चा नहीं सीख रहा है तो उसी प्रोग्राम को और अलग तरीके से उसके अंदर रिपीट कर दिया जाएगा। ये एक प्रोग्राम बनते हैं, सॉफ्टवेयर बनते हैं, जो इंस्ट्रक्शन उसके अंदर फीड रहते हैं, जो हिदायत से फीड रहती हैं, उसके अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। ये प्रोग्राम तालीमी नौइयत के होते हैं। उसमें यह बताया जाता है कि कोई काम किस तरह करें, आपको शुरू किसे करना है और किस तरह तसलसल से उस काम को करना है। अगर नताइज सही नहीं आ रहे हैं तो क्या करना है। इस प्रोग्राम में बच्चों के साइंस, ज्योग्राफिया, हिसाब, अलजेब्रा, ज्योमेट्री वगैरह पढ़ाई जाती है। यानी बच्चों को ये ज्योग्राफिया, साइंस, हिसाब, ज्योमेट्री वगैरह पढ़ाने के लिए इसका कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर इंस्ट्रक्शन फीड रहते हैं, उन इंस्ट्रक्शन में सारी चीजें बताई हुई होती हैं कि क्या करना है, किस तरह से सबक देना है, बच्चा सबक चेक कराए तो किस तरह से जांचना है उसकी कॉपियों को, कमियां होती हैं तो क्या करना है, अगर बच्चा कुछ और सीखना चाहे तो उसके लिए क्या करना है, वो पूरा का पूरा निजाम बता दिया जाता है। जो चाहते हैं हम बच्चे से, अगर वैसा रिजल्ट नहीं आए तब क्या करना है, वो सारी की सारी चीजें कंप्यूटर के अंदर फीड कर दी जाती हैं, इसमें इंसर्ट कर दी जाती हैं, प्रोग्राम बना दिया जाता है, और उसके बाद वो प्रोग्राम बच्चों को सिखाता रहता है और बच्चे उससे आसानी से सीखते हैं। और खास बात यह है कि इसमें जैसी बच्चे की जरूरत हो, क्लास के अंदर अभी हमारे 40 बच्चे बैठे हुए हैं, हम 40 को एक ही सबक पढ़ा रहे हैं। अब किसी को लिखना ही नहीं आता, पढ़ना ही नहीं आता, तो उसके ऊपर इस तरह का सबक कैसे असर करेगा। किसी बच्चे को पढ़ना आता है लेकिन लिख नहीं पाता, किसी बच्चे को समझ में ही नहीं आता, पढ़ना लिखना दोनों आ रहा है लेकिन चीजें समझ में नहीं आती, तो सबका मेयार अलग अलग हो गया। तो ये कंप्यूटर सबको जैसा जो है उसी के मुताबिक सिखाता है। अब कंप्यूटर को कैसे पता चलता है किस बच्चे का मेयार क्या है? तो इसके लिए कंप्यूटर पहले एक टेस्ट लेता है, उस टेस्ट में पता चल जाता है कि किस बच्चे को कितना आता है, किसका स्तर क्या है। तो उसके मेयार के मुताबिक बच्चों को ये फिर इंस्ट्रक्शन देना शुरू करता है, बच्चों को जो उसका एड है
वो अपना मदद करना शुरू करता है। इसके बाद है वर्ड प्रोसेसिंग। इस ज़मरे में काफ़ी प्रोग्राम मिलते हैं। हर प्रोग्राम एक दूसरे से मुख्तलिफ मुराद हासिल होता है। कुछ प्रोग्रामों के नाम ये हैं। वर्ड प्रोसेसिंग के जो वर्ड मतलब अल्फाज की प्रोसेस करता है। यहाँ पर फाइलें बनाना, लेटर वगैरह बनाना, कुछ कार्ड वगैरह बनाने होते हैं, वो सारे के सारे वर्ड प्रोसेसिंग में चीज़ें आती हैं, जहाँ पर लफ्ज़ों की कारीगरी की जाए। वर्डास, वर्ड परफेक्ट, वेंचुरा, विंडोज़, MS ऑफिस, यहाँ पर डोज का नाम भी दे रखा है, विंडोज़ का नाम भी दे रखा है। तो ये प्रोग्राम MS ऑफिस वगैरह इसके अंदर होते हैं, जो अलग अलग मौके में अलग अलग तरीके से ये काम करते हैं। अब नए प्रोग्रामों की इजाज़त से वर्डोज, वर्ड परफेक्ट और वेंचुरा जैसे पुराने प्रोग्रामों की ज़रूरत बहुत कम हो गई है। कंप्यूटर के अंदर डोज आता था प्रोग्राम, जहाँ पर बगैर माउस के कीबोर्ड के साथ काम करना पड़ता था। हर चीज़ के लिए कमांड हुआ करती थी, उस कमांड को याद करके काम किए जाते थे। फाइल बनाने के लिए अलग कमांड है, फोल्डर बनाने के लिए अलग कमांड है, उसको सेव करने के लिए अलग कमांड है, ओपन करने के लिए अलग कमांड है। तो बहुत सारी कमांड्स याद करनी पड़ती थी, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन याद करने पड़ते थे। उसको लिखकर जब एंटर मारते थे तो वो एक्सेस देता था हमें, प्रोसेस होती थी चीज़ें। फिर जब माउस आ गया तो सारी चीज़ें खत्म हो गई, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब तो सारे आलात सामने दिख रहे हैं। कोई क्लोज करना है तो क्लोज का बटन दिख रहा है, क्लोज का बटन दिख रहा है। मिनिमाइज करना है तो उसका बटन दिख रहा है। फाइल हमें नहीं बनानी है तो फाइल पर न्यू का बटन दिख रहा है। फाइल सेव करनी है तो सेव का बटन दिख रहा है। वहां पर सीधे जाओ और क्लिक करो और अपना काम मुकम्मल। तो वो उसके बाद फिर डोज खत्म हो गया। यही तरीका परफेक्ट में था, वर्ड परफेक्ट में था। तो ये चीजें जो पुरानी हो गई वो बदल हो गई, कोई इस्तेमाल की नहीं रही, और नए तरीके से नई चीजें हमारे सामने आनी शुरू हो गई, उसको हम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी कभी कभी इनकी जरूरत पेश आ जाती है। ये भी प्रोग्राम अल्फाज टाइप करने, तरतीब देने और फाइल और फोल्डर वगैरह बनाने की नकल करने और तबे करने के काम आते हैं। अलबत्ता वेंचुरा किताबों की छपाई के लिए काम आता था, उसमें ग्राफ या चार्ट भी बनाए जा सकते हैं। वेंचुरा ये प्रोग्राम जो है ये एप्पल के कंप्यूटर के ऊपर, मैकिंतोश सिस्टम के ऊपर काम करता है, और मैकिंतोश सिस्टम जो है एप्पल का होता है। तो ये जैसी इनकी ज़रूरत है, जो उनके काम है, उसके ऊपर ये कामों को अंजाम देते हैं। अब यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जा रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में जाना। अब विंडोज़ का नाम याद आया, यहाँ पर विंडोज़ का नाम आया है। विंडोज़ वर्ड प्रोसेसिंग करता है। विंडोज़ के अंदर MS ऑफिस होता है, MS ऑफिस के अंदर एक्सेल होता है, वर्ड होता है, पावर पॉइंट होता है, एक्सेस होता है। तो जो अलग अलग काम करने के लिए हमें MS ऑफिस आना चाहिए, MS ऑफिस के लिए हमें विंडोज़ आना चाहिए। तो अब हम विंडोज़ के बारे में जानेंगे कि विंडोज़ क्या है। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर को, जो मशीन होती है, उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम उसके अंदर इंस्टॉल करना पड़ता है। पहला प्रोग्राम उसके अंदर इंस्टॉल करना पड़ता है, जिसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, सिस्टम प्रोग्राम कहते हैं। उस प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के बाद ही हमारी मशीन काम करना शुरू करेगी। हमारा कंप्यूटर हमारे हिदायत को लेना, प्रोग्राम को लेना शुरू करेगा। जैसे मैंने माना कि हमें पेंट करना है, पेंट से हमें कुछ चीजें उसके अंदर बनानी है, तो हम डायरेक्ट कंप्यूटर में पेंट नहीं बना सकते। पहले हमें हमारे कंप्यूटर के अंदर विंडोज को इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके बाद हमें पेंट को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके हमारा कंप्यूटर काम करेगा। विंडोज के साथ ही हम चाहे विंडोज नहीं ले सकते, हम उबंटू ले लो, हम लाइनक्स ले लो, कोई और वर्जन, कोई और चीज ले लो, हम तो हम उसको लेकर हमारा कंप्यूटर के ऊपर चीजें बना सकते हैं। तो ये एक बुनियादी प्रोग्राम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। और प्राइमरी प्रोग्राम इसलिए कहा गया क्योंकि बुनियादी सॉफ्टवेयर है, इसके बगैर कंप्यूटर हमारा काम नहीं करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो बुनियादी सॉफ्टवेयर होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे मैंने उबंटू, लाइनक्स वगैरह और नाम बताए, मैकिंतोश वगैरह, उनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर विंडोज के बारे में हमें बताया है, तो आपको याद रखना है विंडोज एक बुनियादी प्रोग्राम है, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसमें टाइप करना, तरतीब व तदवीन करना, मवाद की फाइलें बनाना और उनके फोल्डर बनाना, उन्हें महफूज रखना, उनमें चार्ट, नक्शे या तस्वीर शामिल करना जैसी मुराद शामिल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं जो विंडोज़ के ऊपर हम कर सकते हैं। हम तस्वीरें बना सकते हैं, हम एडिट कर सकते हैं चीज़ों को, हम फिल्में वगैरह देख सकते हैं, हम इंटरनेट को चला सकते हैं, हम ईमेल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कंप्यूटर के जरिए कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए। फिर जैसी ज़रूरत है उस सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर वैसे सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमें टाइप करना हो तो हम विंडोज़ डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन विंडोज़ में टाइप नहीं होगा। हमें विंडोज़ का साथी सॉफ्टवेयर
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाउनलोड करना पड़ेगा, MS ऑफिस डाउनलोड करना पड़ेगा, तब हम वर्ड के अंदर टाइप कर सकते हैं, या कोई और टाइप का सॉफ्टवेयर हमें खरीदना पड़ेगा। हमें कोई प्रोग्राम चलाना है, कोई और सॉफ्टवेयर हमें चाहिए, म्यूजिक का हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई म्यूजिक सुनना है, तो पहले हमें विंडोज इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके बाद हमें विंडोज स्टोर से वहां से वो डाउनलोड सॉफ्टवेयर जो हमारा जरूरी है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इससे तो हमारा सिस्टम स्टार्ट होगा और उसके बाद जो हमें जरूरत है उसके मुताबिक हम अलग अलग सॉफ्टवेयर और डाउनलोड कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। कुछ तरक्की याफ्ता प्रोग्राम जैसे MS ऑफिस सिर्फ इसी प्रोग्राम पर मुबनी है और उसके माहौल में खुले जा सकते हैं। MS ऑफिस सिर्फ विंडोज के ऊपर चलता है, विंडोज अगर आपकी होगी तो MS ऑफिस आपका चलेगा, वरना MS ऑफिस आपका नहीं चलेगा। उसके कई एडिशन आ चुके हैं। MS ऑफिस के एडिशन के बारे में बात हो रही है अब। विंडोज 95, विंडोज 98, ये विंडोज के ऑप्शन की बात हो रही है, MS ऑफिस के बारे में भी आगे बात होगी। तो विंडोज 95 ये विंडोज के एडिशन है अलग अलग, 98 आ गई, 2000 आ गई, मी आ गई, विंडोज XP आ गई, विंडोज विस्टा आ गई, उसके बाद विंडोज 7 उसका जदीद तरीन एडिशन है। अब विंडोज 10 भी आ गई है, विंडोज 10, विंडोज 8 जो बहुत अच्छे से काम कर रही है। उसके कुछ ज़िमनी प्रोग्राम भी हैं जिनमें स्कैन पॉइंट भी शामिल है, जिसमें तस्वीर, चार्ट, नक्शे वगैरह बनाए जा सकते हैं और बाहर से बने हुए नक्शे और तस्वीर को इन फाइलों में शामिल किए जा सकते हैं। यानी हम दूसरी चीज़ें किसी और कंप्यूटर में बना के चीज़ों को यहाँ भी हम एडिट वगैरह कर सकते हैं। यानी इस कंप्यूटर की चीज़ों को अलग जगह पर और अलग जगह से दूसरे कंप्यूटर की चीज़ों को हम अपने कंप्यूटर के ऊपर, अपनी विंडोज़ के ऊपर भी चला सकते हैं। अब आते हैं MS ऑफिस के ऊपर। विंडोज़ पड़ा, अब विंडोज़ के ऊपर काम करने के लिए, टाइप वगैरह करने के लिए, पेंट करने के लिए आपके कंप्यूटर में MS ऑफिस होना ज़रूरी है। MS ऑफिस सिर्फ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही काम करता है। एक मुकम्मल तरीन प्रोग्राम है, माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के बदले में माइक्रोसॉफ्ट कुछ पैसे हमसे लेता है, जो विंडोज़ के माहौल में खुलता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडोज़ होगा। उसमें आजकल हर मुमकिन मुराद शामिल है जो किसी भी दफ्तर, कारोबार, इशाअती इदारे में काम आ सकती हैं। उसके भी कई एडिशन अब तक आ चुके हैं। उसमें भी कई ज़मनी प्रोग्राम शामिल हैं जो मुख्तलिफ काम अंजाम देते हैं, जैसे MS एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट, MS एक्सेस वगैरह। ये MS ऑफिस के अंदर शामिल प्रोग्रामों के नाम हैं। वहाँ पर आपको वर्ड मिल जाएगा, एक्सेल मिल जाएगा, पावर पॉइंट मिल जाएगा, MS एक्सेस मिल जाएगा, और भी कई काम होते हैं, कई चीज़ें होती हैं जो आपको वहाँ पर MS ऑफिस के अंदर प्रोग्रामों की लिस्ट में मिल जाएंगे। MS ऑफिस इंस्टॉल करने पर ये सारे खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाते हैं, उसके साथ शामिल हैं। आजकल MS ऑफिस 2003 और 2007 का इस्तेमाल हो रहा है। अभी नया वर्जन 2021 MS ऑफिस का आ चुका है और वो इस्तेमाल हो रहा है। MS ऑफिस 2010, 2013, 2017, 2016 ये बहुत अपने वक्त के पर आए हुए हैं, काम कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट वर्जन जो है वो MS ऑफिस का 2021 है, अब 2023 थोड़े ही दिन में आने वाला है। MS वर्ड में आप खतूत, ऑफिस रिपोर्ट, मसौदा, दस्तावेज, इश्तिहारात वगैरह बहुत बेहतर और आसानी से टाइप कर सकते हैं। इनके अलावा इशारिया बनाना वगैरह के मुराद से फ़ायदा उठाना जा सकता है, जिनका मुकम्मल बयान उनके मखसूस किताबों में मिल सकता है। अब इसके अंदर जैसे जैसे इसकी चीज़ें हैं, वर्ड है ये हमारे टाइपिंग वगैरह का काम आता है, एक्सेल आता है ये लिस्ट वगैरह, खाता वगैरह जो हमें बनाना है उसके अंदर काम आता है, पेंट वगैरह के तस्वीर वगैरह बनाने का काम आता है। MS एक्सेस ये डाटाबेस है जो डेटा स्टोर करने के काम में आता है, कई तरह का डेटा यहाँ पर MS एक्सेस में स्टोर किया जा सकता है। पावर पॉइंट है ये प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने के अंदर काम आता है, एनिमेशन डालने के लिए काम आता है। ये पेज मेकर ये भी एक ऐसा प्रोग्राम है जो किताबत और तबाअत में इस्तेमाल होता है। पेज मेकर होता है जो पोस्टर वगैरह बनते हैं, बैनर बनते हैं, वो पेज मेकर के ऊपर उनकी डिजाइनिंग होती है। MS एक्सेस मैंने बताया आपको, MS एक्सेस एक डेटाबेस है, डेटाबेस प्रोग्राम है। फर्ज कीजिए कि स्कूल में 500 बच्चे हैं जो मुख्तलिफ क्लासों में मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ रहे हैं। MS एक्सेस क्या करता है, हमारे डेटा को एक्सेस करता है, डेटा को स्टोर करता है और उसके बाद उसको प्रोसेस करने के बाद हम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है कि मान लो हमारे पास कोई स्कूल है, हम स्कूल के मालिक हैं, 500 बच्चे हैं हमारे पास, उनका डेटा हमें स्टोर करना है, तो हम उन बच्चों का डेटा MS एक्सेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अपने उन बच्चों का नाम डाल दिया,
उनके डेट ऑफ बर्थ वगैरह, उनके एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह, उनके एसआर नंबर वगैरह सारी चीज़ें डाल दी। अब जब हमें रिजल्ट बनाने का टाइम आया, हमने उन बच्चों के मार्क्स डाले अलग अलग सब्जेक्ट में, जो उनके हासिल करदा मार्क्स हैं। वो डालते ही हमारी जो डिज़ाइन की हुई मार्कशीट है वो मार्कशीट बाहर आ जाएगी, वो आउटपुट हमें मिल जाएगा। तो एमएस एक्सेस डेटाबेस है जो डेटा स्टोर करने के काम आता है। और डेटा किसी भी तरह का हो सकता है। अगर स्कूल है हमारा तो हम बच्चों का डेटा स्टोर कर सकते हैं। हम अगर कोई दुकानदार हैं, मर्चेंट है, तो हम हमारे अशिया का, असना का जो चीज़ें हैं हमारी दुकानें बिकने वाली, उसका डेटा हम रख सकते हैं। हम कोई लाइब्रेरियन है, हम हमारी किताबों का डेटा रख सकते हैं। जैसा चाहे वैसा डेटा आप अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर, डेटा एक्सेस में यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए कि मान लो आपके 500 बच्चे हैं जो मुख्तलिफ क्लासों में मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ते हैं। उनके इम्तहानात के लिए उनकी मार्कशीट बनाने की ज़रूरत होगी। इस प्रोग्राम में ये मवाद दर्ज करना पड़ेगा: बच्चे का नाम, वालिद का नाम, बच्चे की उम्र, वालिदैन का पता, फ़ोन, क्लास, सेक्शन, मज़ामीन वगैरह। यानी बच्चे का डेटा सारा का सारा आपको खुद को टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो कंप्यूटर को पता ही नहीं किसकी मार्कशीट बनानी है, आपको खुद को उसको बताना पड़ेगा। उनके नंबर जो इम्तिहान में हासिल करते हैं ये आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद वो डिज़ाइन बना देगा, मार्कशीट आपकी तैयार करके दे देगा। एक बच्चे की आप बनाओगे, उस डिज़ाइन की वो हर बच्चे की बनाकर दे देगा। बस आपको मार्क्स और डिटेल बच्चे की फीड करनी पड़ेगी। इस प्रोग्राम को इस्तेमाल करके आप न सिर्फ बच्चों की मार्कशीट बहुत कम वक्त और बेहतर अंदाज में निकाल सकते हैं, बल्कि ये भी देख सकते हैं कि किसी मोहल्ले से कितने बच्चे आ रहे हैं और किस बस को किस वक्त कहाँ पहुँचना है। बच्चे का शनाख्ती कार्ड भी आप बना सकते हैं इससे। और हर साल इस प्रोग्राम को ताज़ा किया जा सकता है, यानी रिफ्रेश किया जा सकता है, बदलाव ला सकते हैं। इस तरह के प्रोग्रामों को डेटाबेस सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब रिफ्रेश का मतलब यह है कि बच्चा अभी 7वें दर्जे के अंदर है, अगले साल 8वें में चला जाएगा, तो रिफ्रेश करके हम कर देंगे कि सारे 7वें वाले अब 8वें कर दें, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक उसको 7th वालों को 8th क्लास के अंदर दाखिल कर देगा, दिखा देगा। एमएस एक्सेल ये भी एक अददी प्रोग्राम है, यानी काउंटिंग प्रोग्राम है। इसमें खाते, चार्ट्स, जदवल यानी फहरिस्त वगैरह बनाई जा सकती हैं। टोटल वगैरह करना हो, बहुत बड़ा डेटा है उसको एनालिसिस करना हो, तो एक्सेल के ऊपर आसानी से हम एनालिसिस कर सकते हैं। पावर पॉइंट, मैंने आपको बताया कि प्रेजेंटेशन वगैरह देना है आपको, तरह तरह के डिजाइन आपको समेटने हैं, कुछ चीज पोस्टर वगैरह बनाने हैं, तो आप पावर पॉइंट के अंदर बआसानी चीजों को कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें फाइलों की नुमाइशी सर्वर, दावती कार्ड, नुमाइशी स्लाइड, फिल्में, चार्ट वगैरह आसानी से बनाए जा सकते हैं। फिर है ग्राफिक डिजाइनर्स। ग्राफिक डिजाइनर्स इन प्रोग्रामों से पैकेजिंग, इश्तिहार, किताबों के सरवक्त, अंदरूनी नक्शे, चार्ट और कार्टून वगैरह तैयार किए जाते हैं। ये बड़े प्रोग्राम होते हैं। पावर पॉइंट से सॉफ्टवेयर भी बनते हैं, प्रोग्राम भी बनते हैं कि जिसके अंदर प्रोग्रामों में पावर पॉइंट का ऑप्शन डाल दिया जाता है और फिर वो डिजाइनिंग वगैरह के काम में ये आते हैं। उनमें फ्री हैंड, कोरल ड्रॉ और इलस्ट्रा वगैरह शामिल हैं। कोरल ड्रॉ, फ्री हैंड और इलस्टर, ये डिजाइनिंग के जो पावर पॉइंट है उसी अंदाज में काम करते हैं, उसी तरह के ये हैं। यानी कोरल ड्रॉ एडिट वगैरह के काम में आते हैं, तस्वीरों वगैरह के ऊपर, पोस्टर वगैरह, इश्तिहारात वगैरह को हम इसके हिसाब से एडिट कर सकते हैं। स्पेशल इफेक्ट और सह तरफी एनिमेशन यानी 3D एनिमेशन। 3D एनिमेशन और स्पेशल इफेक्ट आजकल खूब चल रहे हैं, फिल्मों के अंदर चल रहे हैं। आदमी जमीन पर खड़ा हुआ है लेकिन उसे उड़ता हुआ दिखा दिया जाता है। खाई में गिरता हुआ दिखाना है, जरा सा कूदेगा और उसके नीचे खाई लगा दी अलग से, और वो खाई में गिरता हुआ, पहाड़ से गिरता हुआ नजर आएगा। कोई जानवर के सामने मुकाबला नहीं कर सकते, शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। आदमी किसी खिलौने से लड़ रहा है और स्पेशल इफेक्ट से उस खिलौने को शेर में तब्दील कर दिया जाएगा। तो ये स्पेशल इफेक्ट्स हैं, 3D एनिमेशंस हैं, जो बहुत ज़रूरी हैं आजकल। बहुत अच्छा इनका स्कोप है, बहुत अच्छी नौकरियां आप इसको करके स्पेशल इफेक्ट्स के अंदर पा सकते हैं। आजकल जो फिल्में, इश्तिहार, सीरियल, कार्टून फिल्में आप टीवी पर देखते हैं, वो सब कंप्यूटर की मदद से बनाई जाती है। और स्पेशल एनिमेशन होते हैं, 3D इफेक्ट्स होते हैं, ये सब कंप्यूटर के जरिए ही डाले जा सकते हैं, बगैर कंप्यूटर के काम नहीं होते। धुआंधार बारिश हो रही है, जलजले दिखाए जा रहे हैं, समंदरी तूफान आ रहा है, डायनासोर्स आपके सामने आ गए, इनके हमले हो रहे हैं, आवाजें तरह तरह की आ रही हैं, जान अफरीनी प्रोग्राम यानी जान देने वाले, जान जोखिम में डालने वाले प्रोग्राम हो रहे हैं। ये एनिमेशन का तोहफा है। एनिमेशन के जरिए ये प्रोग्राम हो रहे हैं। डिस्क्रीट एक ऐसा ही प्रोग्राम है। डिस्क्रीट एक प्रोग्राम का नाम है जिसमें आप एनिमेशन बना सकते हैं, चीजों को अपने मुताबिक रद्द बदल कर सकते हैं।
ऑटोकेड। ये वो प्रोग्राम है जो घरेलू बिल्डिंगों, पुलों, थिएटरों की तफसीली नक्शे, मशीनों के पुर्जों, तफसीली नक्शे, मशीन के नक्शे वगैरह बनाने में मददगार साबित होता है। ऑटोकेड ये 3D एनिमेशन प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम आपको नक्शे बनाने के अंदर मदद करता है। हर तरह के नक्शे, चाहे वो घर के हों, बिल्डिंग के हों, पुलों के हों, या फिर वो किसी मशीन आप बना रहे हैं, कोई पुर्जा बना रहे हैं, कोई आला बना रहे हैं, कोई जानवर का आप बना रहे हैं 3D नक्शा, तो ऑटोकेड के जरिए सारी चीजें आप आसानी से बना सकते हैं। ये दो तरफा मंजर यानी सह तरफी को 3D एनिमेशन में तब्दील कर देता है। आप कोई एनिमेशन जो आपके जहन में वो चीज आप बनाएंगे, तो आप बनाते हैं, तो हम जो चीजें बनाते हैं, जो लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ये 2 डायमेंशन है, ये 2D है। इसको ऑटोकेड 3D में बदल देगा, इसको चारों तरफ से घुमा घुमा के आपको दिखा देगा। 3D में हम चीज को चारों तरफ से घुमाकर देख सकते हैं। यानी इस तरह के मॉडल बना सकता है कि मालूम हो आप वाकई किसी इमारत में दाखिल होकर उसका मुआयना कर रहे हैं, उसके अंदर जा सकते हैं, बाहर से नजारा कर सकते हैं। यानी हमने कोई नक्शा बनाया, बहुत अच्छा घर का नक्शा बनाया और उसको ऑटोकेड में फीड किया, तो ऑटोकेड उसको 3D बना देगा। अब उसको हम घर को चारों तरफ से घुमा घुमा के देख सकते हैं कि इस साइड से कैसा लगेगा, इस साइड से कैसा लगेगा, छत कैसी होगी। हम उससे अंदर भी जा सकते हैं 3D एनिमेशन से, उसको बड़ा करके धीरे धीरे उसके अंदर का नजारा भी हम देख सकते हैं चारों तरफ से कि घर हमारा अंदर से कैसा लगेगा। इंजीनियर हो या आर्किटेक्ट, उस प्रोग्राम का सीखना उनके लिए बहुत जरूरी है। इस प्रोग्राम के बगैर, ऑटोकेड के बगैर फिर इंजीनियरिंग अब काम की नहीं रही, अब आर्किटेक्चर भी काम की नहीं रही। अगर ये काम आता है तो आप कामयाब हो सकते हो, नहीं आता ऑटोकेड तो फिर आप काम के नहीं हो। उर्दू सॉफ्टवेयर। अब हम कंप्यूटर के बारे में जान गए, कंप्यूटर के प्रोग्राम के बारे में जान गए, जो मुख्तसर प्रोग्राम आपको बताएं अलग अलग, उनके बारे में हमने सीखा। अब आते हैं हम उर्दू सॉफ्टवेयर। उर्दू टाइपिंग, उर्दू प्रोसेसिंग किस तरह से कंप्यूटर के अंदर शुरुआत हुई और किस तरह से हम अब टाइप करते हुए चीजों को देखते हैं। यूं तो उर्दू टाइपिंग अरसे से काम आ रही है, लेकिन कंप्यूटर कंपोजिंग में ये 1981 में अमल में आई। एक ब्रितानवी कंपनी मोनोटाइप कारपोरेशन ने पाकिस्तान के मिर्जा जमील अहमद और उनके साथी मतलूब हुसैन सैयद की मदद से इस फोटो कंपोजिंग की शक्ल में लाने में कामयाबी हासिल की। जमील अहमद के वालिद मिर्जा नूर मोहम्मद के नाम पर उसका नाम नूरी नस्तालिक रखा गया। जो फॉन्ट आप देख रहे हो, जो लिखी हुई लिखावट जो आप देख रहे हो ना, ये जमील नूरी नस्तालिक है। ये जो फॉन्ट आपको नजर आ रहा है, ये पहले कंप्यूटर पर इस तरह की चीजें हम नहीं लिख सकते थे, ये टाइप नहीं कर सकता था, आपको सबक पढ़ाने में बहुत परेशानी होती, किताबें आपको इस शक्ल में नहीं मिलती थी। तो एक ब्रितानवी था, उसने पाकिस्तान के 2 शख्सियत को साथ मिलाया और ये फॉन्ट इजाद किया, जिस फॉन्ट को हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं। नूर मोहम्मद साहब अपने ज़माने के मशहूर खत्तात थे। बाद में इसी खत नस्तालिक को कंप्यूटर के लिए मौजू समझा गया। आज भी नूरी नस्तालिक कंप्यूटर के दूसरे और उर्दू प्रोग्रामों में शामिल होता है। मैंने बताया, आप जो पढ़ रहे हो, अभी आप जो देख रहे हो लिखा हुआ, ये लिखी हुई जो तहरीर है, ये भी नूरी नस्तालिक के अंदर कंप्यूटर से टाइप की हुई है। इसी तरह दूसरे उर्दू प्रोग्राम बनाए गए। उनमें सदफ नामी प्रोग्राम को खलील अहमद साहब और इकबाल अहमद रियाज सऊदी अरब ने बनाया। मैं गालिब भी एक उर्दू प्रोग्राम है जिसमें मैकिंटोश कंप्यूटर का इस्तेमाल लाजमी है। मैकिंटोश एप्पल का कंप्यूटर है मैकिंटोश, तो मैकिंटोश के लिए प्रोग्राम बनाया गया। शमा कंप्यूटर ने भी एक प्रोग्राम सफ़े साज बनाया। अबेकस नामी उर्दू प्रोग्राम लखनऊ से मार्केट में लाया गया। फिलहाल इन प्रोग्रामों में सबसे ज्यादा मुस्तमिल और बेहतर प्रोग्राम इनपेज का है। इनपेज एक सॉफ्टवेयर का नाम है और ये सॉफ्टवेयर उर्दू टाइपिंग के अंदर काम आता है। उर्दू किताब वगैरह बनानी हो, कोई अखबार वगैरह अशात करनी हो, तो वो इन पेज का इस्तेमाल किया जाता है। इन पेज के अंदर जमील नूरी नस्तालिक और नूरी नस्तालिक दोनों फ़ॉन्ट आते हैं, और भी कई फ़ॉन्ट आते हैं। उन फ़ॉन्ट की मदद से हम बहुत खूबसूरती से उर्दू टाइपिंग कर सकते हैं। जिसे नेस्ट सॉफ्टवेयर ने दिल्ली से मार्केट किया। इसमें नस्ख और मुख्तलिफ डिज़ाइन के उर्दू ख़त में नूरी नस्तालिक के मौजूद हैं। ये विंडोज़ के माहौल में काम करता है। ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, विंडोज़ पे डाउनलोड हो जाता है और उसके ऊपर ही काम करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से हम उर्दू टाइपिंग को समझ सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि उर्दू जो टाइपिंग है वो नूरी नस्तालिक के नाम से जाना जाता है उर्दू फ़ॉन्ट, और जमील साहब के वालिद का नाम है नूरी, और इनपेज सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर टाइपिंग के अंदर काम आता है। यहाँ पर सबक का ये हिस्सा मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ, अगले हिस्से के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। इजाज़त दीजिए, अलविदा।